आज की वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि कोई भी कैसा भी केस हो, उसकी स्टेटमेंट 313 या जो अब 351 BNSS हो गई है, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और वे प्रश्न हमेशा ही 5 प्रकार के क्यों होंगे। हम यह भी बताने वाले हैं कि 313 की स्टेटमेंट के 5 प्रकार के प्रश्नों के क्या क्या उत्तर दिए जाते हैं और वे उत्तर ही क्यों दिए जाते हैं। आप में से अधिकांश व्यूअर्स जानते हैं कि 313 की स्टेटमेंट हमेशा ही बिना ओथ के होती है, यानी आप इन स्टेटमेंट्स में सच बोलने की कसम नहीं खाते हैं। तो 313 या 351 की स्टेटमेंट्स के उत्तरों की खूबसूरती यही होती है कि बिना झूठ बोले वे सारे प्रोसिक्यूशन केस की पोल खोल देते हैं, उसे ध्वस्त कर देते हैं। और 313 की स्टेटमेंट्स के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य प्रोसिक्यूशन एविडेंस से डिफेंस एविडेंस के बीच का बदलाव बिना किसी झटके के हो जाए, और डिफेंस एविडेंस के लिए ये दूसरा उद्देश्य है, डिफेंस एविडेंस के लिए एक विश्वसनीय आधार भी तैयार हो जाए। हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन कितने प्रकार के एविडेंस आपके खिलाफ लाता है। प्रोसिक्यूशन अपनी चार्जशीट को आरोपी के खिलाफ प्रूव करना चाहता है। इसके लिए वह कई तरह के एविडेंस लेकर आता है। पहला एविडेंस होता है मौखिक गवाही का या ओरल एविडेंस जिसको कहते हैं। प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों को बुलाता है, वे कोर्ट में आकर बताते हैं कि आरोपी ने क्या किया जिससे अपराध कारित हो गया। प्रोसिक्यूशन दूसरे तरह की गवाही डॉक्यूमेंट्स के रूप में देता है, जैसे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, CDR होता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, और ऐसे ही दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट से गवाही की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तीसरी तरह का एविडेंस होता है जहां प्रोसिक्यूशन अपनी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करता है, जैसे MLC के दौरान पीड़िता के कपड़े किसने और कब कहां जब्त किए थे, साइट प्लान में घटना स्थल को कैसे दिखाया गया, सैंपल्स को घटना स्थल से एक्सपर्ट की टेबल पर कैसे पहुंचाया गया, बीच में कहां रखा गया। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन एक और तरह का एविडेंस देता है। यहां प्रोसिक्यूशन देना तो कुछ और तरह का एविडेंस चाहता है, लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड पर चला जाता है एक डिफेक्टिव एविडेंस। जब गवाह होस्टाइल विटनेस बन जाए, अपनी गवाही को भूल जाए या अपने पूरे आइडेंटिफिकेशन के बिना कोर्ट में पेश हो जाए, तो यह वाला डिफेक्टिव एविडेंस कोर्ट के रिकॉर्ड पर चला जाता है। अब हम इनमें से अलग अलग तरह के एविडेंस के लिए प्रोसिक्यूशन के द्वारा क्या सवाल पूछे जाते हैं और आरोपी के द्वारा क्या उत्तर दिए जाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओरल एविडेंस को। ये 313 की स्टेटमेंट के ऐसे प्रश्न होते हैं जहां गवाह कहता है, मैंने देखा आरोपी ने मृतक के ऊपर खंजर से वार किया था, या उसने देखा था कि आरोपी ने विक्टिम को लाकर उस कमरे पर रखना शुरू कर दिया था जहां उसका शारीरिक शोषण हुआ। ऐसा भी ओरल एविडेंस आ सकता है कि आरोपी ने आई कार्ड पर कर्मचारी की फोटो के ऊपर अपना फोटो चिपका दिया और उसमें जालसाजी कर दी। यहां पर प्रोसिक्यूशन 313 की स्टेटमेंट में सवाल लिखवाता है कि यह एविडेंस रिकॉर्ड पर आया है कि आरोपी ने मृतक के ऊपर खंजर से वार किया था। तो यहां हम याद करते हैं कि क्रॉस की स्टेज पर डिफेंस इस गवाह से सवाल पूछ चुका था। उस गवाह के मोटिव, झूठ पर हमला किया गया था, और डिफेंस ने यह कोशिश की थी कि गवाह के एविडेंस को झुठला दिया जाए। इसलिए अब 313 की स्टेज पर हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यह प्रश्न में आई बात रॉन्ग एंड डिनाइड है, गलत है और हम इससे इनकार करते हैं। प्रोसिक्यूशन के डायरेक्ट एविडेंस को पहले क्रॉस में तोड़ा जाता है, फिर 313 की स्टेटमेंट में उसको स्वाहा कर दिया जाता है। यही आरोपी की लाइन ऑफ डिफेंस का महत्वपूर्ण स्वरूप होता है। अनुभवी डिफेंस काउंसिल क्रॉस के दौरान ही तय कर देते हैं कि 313 की स्टेटमेंट के दौरान इसे किस कैटेगरी का उत्तर बनाया जाएगा। दूसरे होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर दिए जाने वाले सवालों के उत्तर। प्रोसिक्यूशन बहुत सारा एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के रूप में लेकर आता है और उन्हें गवाहों के ओरल एविडेंस के समर्थन में रिकॉर्ड पर लगाता है। यहां आपको यह बारीक अंतर पहचानना होगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तटस्थ होता है, वह ना आरोपी के पक्ष की बात करता है ना प्रोसिक्यूशन के पक्ष की बात करता है, आरोप को ना प्रूव करता है ना डिस्प्रूव करता है। यह डॉक्यूमेंट को पढ़ने वाले की नियत पर निर्भर करता है
कि वह उस डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ रहा है। संपत्ति के कागजात, बैंक ट्रांजैक्शन की रसीदें, सरकारी बिल, एमएलसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट केवल इतना बताते हैं कि उससे संबंधित काम कैसे हुआ। उसका सही या गलत होना आपके आर्गुमेंट्स के द्वारा तय होता है। यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक प्रूव्ड फैक्ट तो रिकॉर्ड पर ले आता है, लेकिन उसकी प्रकृति आपके आर्गुमेंट से तय होती है। इससे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाले प्रश्नों के उत्तर में 313 के तहत हमेशा यही लिखवाया जाता है कि दिस इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्वभाव क्या है, यह हम बाद में अपने आर्गुमेंट्स के आधार पर बताएंगे। इस उत्तर का मतलब यही होता है कि डॉक्यूमेंट के होने को लेकर हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इससे जो अर्थ प्रोसिक्यूशन निकाल रहा है उस पर हमें आपत्ति है और हम इसे आर्गुमेंट्स में उठाएंगे। अगले होते हैं प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज वाले प्रश्नों के उत्तर। हर केस में इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज की जाती हैं, जैसे विक्टिम को एमएलसी के लिए अस्पताल ले जाया जाना, घटना स्थल से सबूत इकट्ठे करना, सबूतों की जब्ती करना, जब्ती को मालखाना में जमा करवाना, सैंपल्स को एफएसएल में जमा करवा के आना, ये सारे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज की बातें होती हैं। ध्यान देना है कि यह सारी फॉर्मेलिटीज आरोपी की पीठ के पीछे होती है, उसे नहीं पता कि हुई कि नहीं हुई। तो जितना इन्वेस्टिगेशन आरोपी की गैर मौजूदगी में होता है, उसकी पीठ के पीछे होता है, उसके लिए आरोपी को क्या पता हो सकता है। विक्टिम को अस्पताल ले जाया गया, इसके बारे में आरोपी क्या कह सकता है? यह तो ऐसा फैक्ट है जो प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि हुआ था। तो आरोपी के लिए 313 के दौरान ऐसे प्रश्नों का सबसे सुरक्षित तरीका होता है आई डू नॉट नो, यह कह दीजिए और आपका उत्तर पर्याप्त हो जाएगा। आरोपी अपनी अनुपस्थिति में किए गए काम की पुष्टि कर नहीं सकता है, मना भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो रिकॉर्ड पर लिखा हुआ है, तो इसलिए वह यही कहेगा कि मुझे नहीं पता। दूसरी बात कि आरोपी द्वारा इन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को मुझे नहीं पता कह देने से ओनस दोबारा प्रोसिक्यूशन पर आ जाता है कि वह साबित करे कि यह प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी वास्तव में की ही गई थी। अब आता है डिफेक्टिव एविडेंस वाले प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाएं। ये प्रोसिक्यूशन केस के वे हिस्से होते हैं जहां प्रोसिक्यूशन के सपने चूर हो गए हों, प्रोसिक्यूशन की तैयारी पूरी हो लेकिन गवाह होस्टाइल हो गया हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिस पेन ड्राइव में था वह पेन ड्राइव करप्ट हो गई हो। इसी में से त्रुटिपूर्ण प्रोसिक्यूशन एविडेंस वाले मामले भी आ जाते हैं। इसी में त्रुटिपूर्ण प्रोसिक्यूशन एविडेंस वाले मामले भी आ जाते हैं जहां सर्टिफिकेट 65 बी ना लगाया गया हो या सर्टिफिकेट 63(4) BSA में कानूनी गलतियां भरी हुई हों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले डॉक्टर को हथियार दिखाकर ओपिनियन ना लिया गया हो। ये सारे के सारे एरियाज ऐसे ही इसी हिस्से में आते हैं। ये ऐसे लीगल एरियाज होते हैं जहां त्रुटि इतनी बड़ी है कि वह एविडेंस रिजेक्ट होना ही होना है। तो इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर में आरोपी को डिनायल के साथ साथ अपना विस्तृत एक्सप्लेनेशन भी दे देना चाहिए और रिकॉर्ड पर उसे लिखवा देना चाहिए। जैसे कि जिस गवाह को होस्टाइल विटनेस कहा जा रहा है उसने सच को सच कहा है, जिस पेन ड्राइव को करप्ट कहा जा रहा है उसमें तो कभी कुछ था ही नहीं, कभी कोई वीडियोग्राफी की ही नहीं गई थी। हमेशा यह याद रखिए कि प्रोसिक्यूशन की टेक्निकल रिपोर्ट केवल एक प्रिजम्पशन होती है, वह रिपोर्ट कोई फैक्ट नहीं होती। आरोपी का यह एक्सप्लेनेशन प्रोसिक्यूशन की कहानी को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए होता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद हमेशा ही एक आध एरिया ऐसा होता है जहां कोई एविडेंस प्रोसिक्यूशन के द्वारा कभी दिया ही नहीं गया। 313 की स्टेटमेंट जब समाप्त होने को होती है तो कोर्ट आरोपी से हमेशा पूछता है कि आपको इस केस के बारे में और क्या कहना है। यहां आरोपी को बिना ओथ के, बिना शपथ के भी ऐसी बात कहनी चाहिए जो कोर्ट को जायज और विश्वसनीय लगे। उदाहरण के लिए यदि पुराने रंजिश के चलते केस बनवाया गया यह डिफेंस हो, या जैसे आजकल ब्रेकअप के बाद झूठे केस बनवाए जाते हैं वह डिफेंस हो, तो ऐसे मामलों में आरोपी को शिकायत का कारण, साजिश का डिजाइन, झूठा एविडेंस, इन सब पॉइंट्स के ऊपर कोर्ट को बता देना चाहिए। और साथ ही यदि आपके पास डिफेंस एविडेंस लाने का कोई आधार है, चांस है, तो 313 वाले उत्तर में यह भी बता देना चाहिए
कि मैं इस बात को कोर्ट में अपने डिफेंस एविडेंस से दिखाऊंगा, लेकिन यह बात अनुभवहीन आरोपियों या एडवोकेट्स के द्वारा कही जाए उससे बेहतर है कि किसी सीनियर से पूछकर इसे लिखवाया जाए। अपने केस के लिए YouTube चैनल को देखकर की गई तैयारी के आधार पर इस अवसर को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि यह 313 का जो सवाल जवाब है यह एक पुल की तरह काम करता है और यह केस की साइकोलॉजी को डिसाइड करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि 313 की स्टेटमेंट से हम एक तरफ तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को नष्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस एविडेंस के लिए एक आधार तैयार करते हैं। इसलिए 313 एक वास्तविक कानूनी पुल होता है जो कोर्ट को प्रोसिक्यूशन एविडेंस के आरोपी विरोधी माहौल से निकालकर डिफेंस एविडेंस के आरोपी समर्थक सेटअप में लेकर जाता है। यहां यह ध्यान रखना होगा कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के माहौल से निकलने और डिफेंस एविडेंस के सेटअप में एंटर करने के समय कोर्ट को कोई धचका या जर्क महसूस ना हो। जब जजमेंट के समय जज साहब कोर्ट फाइल को पढ़ रहे हों तो उनको यह ट्रांजिशन, यह बदलाव एक स्मूथ ट्रांजिशन लगे। यह 313 की स्टेटमेंट की साइकोलॉजी होती है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा उसका नष्ट किया जाना और बाद में 313 की स्टेटमेंट और डिफेंस एविडेंस, इन चारों में हर एक स्टेप आपस में एक सीरियल के अलग अलग एपिसोड की तरह लगे, अलग अलग सीरियल्स ना लगे, उनमें आपस में एक संबंध दिखाई दे। यही काम करना एक सीखदड़ और एक अनुभवी एडवोकेट के बीच का अंतर होता है। अब हम आपको बताते हैं कि आईएलएस के द्वारा जिस लाइन ऑफ डिफेंस की बात की जाती है वह क्या है। यहां आप समझ सकते हैं कि जिन केसेस में आईएलएस कंप्लीट डिफेंस को संभालता है उनमें 3 बार लाइन ऑफ डिफेंस क्यों बनाया जाता है। चार्जशीट मिलते ही, दूसरी बार चार्ज फ्रेम होते ही और तीसरी बार प्रोसिक्यूशन एविडेंस के कंप्लीट होते ही पुरानी लाइन ऑफ डिफेंस को फिर से जांचा जाता है और रिफ्रेम किया जाता है। ट्रायल के दौरान हुई प्रगति को नई लाइन ऑफ डिफेंस में शामिल भी किया जाता है। तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस का उद्देश्य यही होता है कि जो कुछ प्रोसिक्यूशन एविडेंस में हमने तोड़ लिया है उसके आधार पर ऐसी 313 की स्टेटमेंट का उत्तर बोला जाए, या तो प्रोसिक्यूशन की कहानी यहीं खत्म हुई दिखा दी जाए या फिर उसे भावी डिफेंस एविडेंस के प्रांगण में इस तरह आराम से लैंड करवाया जाए कि जज साहब को कोई भी झटका महसूस ना हो। यही कारण है कि जिन केसेस को आईएलएस कंप्लीट ट्रायल तक संभालता है वहां डिफेंस की हर योजना मनचाहे तरीके से साकार हो जाती है। आरोपी अपने पड़ोस में बताशे भी बंटवाता है। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।